सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जून 2023 में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल यानी SIFC के क़याम के बाद मुल्क में इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता जा रहा है। रवा माली साल के फर्स्ट क्वार्टर में FDI में गुज़श्ता साल की निस्बत 20% इजाफा हुआ है। फिस्कल ईयर 2024 की अगर हम बात करें इस दौरान SIFC की कामयाब सहूलतकारी के ज़रिए एग्रीकल्चर और IT सेक्टर की एक्सपोर्ट में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान ने 6 मिलियन टन से ज़ायद चावल की मुख्तलिफ इक़साम एक्सपोर्ट की, जिसके ज़रिए $4 बिलियन इनकम हासिल हुई है। SIFC का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान की तारीख में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 70 लाख हेक्टेयर से ज़ायद गैर काश्तशुदा अराज़ी को इस्तेमाल करते हुए जदीद ज़रई फार्मिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अब इस मज़ीद क्या काम हो रहा है और किन किन जो एवेन्यूज़ को हमें मज़ीद एक्सप्लोर करना है, इस पे इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है और कैसे ये किए जा सकते हैं, क्या चैलेंजेस है, कितनी पोटेंशियल है, इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब ने, उनके साथ साथ हमें एग्रीकल्चरिस्ट हैं प्रिंस जाम कायम साहब, उन्होंने हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया इस सेगमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं सबसे पहले आप ही की जानिब आऊँगी। जाम साहब, ये एक हो गई आपकी कॉरपोरेट फार्मिंग और दूसरी आपकी आ गई एग्रो इंडस्ट्रीज़। अब ये दो मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट किस्म के एवेन्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इनमें एक तो पहले ये बताइएगा, समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को पोटेंशियल कितनी है और किस पे हम काम करके अपने क्लाइमेट को देखते हुए, किसके लिए मौजू क्लाइमेट है और इन पर किस हद तक हम जो है वो इनको बेहतर बना सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली असल में बात ये है कि ये समझने की बात है कि ये आर्मी चीफ का जो इनिशिएटिव है, ये अपना एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, IT, टेलीकॉम, माइंस, मिनरल्स, एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक पैकेज है जो चीफ साहब ने हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। अच्छा, अब उस पे एग्रीकल्चर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजाब में बहुत अच्छा चल रहा है सारा। और अब सिंध में भी जो है हम जैसे जो फार्मिंग, अभी आप अंदाज़ा लगाएं ये कि 30,000 एकड़्स जो है हमने जो है वो हमने ज़मीन ली है अपना गोरख हिल में। वहाँ पर हम ऑलिव्स, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑलिव्स प्लांट्स जो है हमने वहाँ पर प्लांटेशन जो है वो होगी इंशाल्लाह, और उसकी ग्राफ्ट भी शुरू हो चुकी है। 50,000 दरख्त जो हैं उस पर ग्राफ्टिंग जो है ऑलिव प्लांटेशन की अभी वहाँ हो रही है। अच्छा, दूसरा आप लें खैरपुर की साइड, वहाँ पर भी हमने 28,000 एकड़ ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है SIFC के थ्रू जो है वो सारा सिंध गवर्नमेंट से हमने ये करवाया और वहाँ पर भी काम शुरू हो गया तकरीबन। कुछ पानी का प्रॉब्लम थे, कुछ सॉल्व करवाने थे, वो कुछ हुए हैं, कुछ मज़ीद होंगे। अच्छा, उसके अलावा जो फार्मिंग हमने 10,000 एकड़ ज़मीन उमरकोट में ली है, और उमरकोट में वैसे तो 24,000 एकड़ है, 10,000 तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। उस पर भी जो है फार्मिंग जो है और होगी। और अब उस पर असल चीज़ ये है कि अब हमें एक चीज़ को देखना है कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे जिस तरीके से अब हमने लोगों को जो है ये जदीद टेक्नोलॉजी जो हमारे एग्रीकल्चर में भी आई हुई है, उसमें जो है फार्मिंग में हमें लोगों को ये गाइड करना है, हमें लोगों को जो है इसको उस तरीके से चलाना है ताकि जो है, अब जैसे प्लांटेशन ऑलिव की जो है कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ सिंध में नहीं हुई, ये पहली दफ़ा ये चीज़ जो है ये हुई है। और उसके अलावा अब हमें कस्टमर्स चाहिए, जैसे अब वो आएंगे ज़मीन पे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टर्स चाहिए। हमने SIFC के थ्रू जो है पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ हमने की हुई है कि जी इन्वेस्टर्स आएँ और वो अपना इन्वेस्ट करें, और जो चीज़ उगवाना चाहते हैं वो आएँ और उगाएं इस पे ज़मीन पे। और इस तरह जो है हमारी तरक्की का जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम ये चीज़ स्टार्ट हुई है सर। ये जो मेरे ख्याल में पंजाब
कहा जा रहा था कि 4.8 मिलियन एकड़ जो लैंड आइडेंटिफाई की थी SIFC ने पिछले साल, आई रिमेंबर, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हो गया। मैं जानना बेसिकली चाह रही हूँ किस हद तक इस पे काम हो गया हुआ है अब तक, कितने % अगर हम कहें कि इस पे? देखिए, पंजाब में तो रैपिडली काम हो रहा है, इसमें तो कोई वो शक नहीं। वहाँ पर तो फार्मिंग का सारा सिलसिला जो है वो पूरा चल रहा है यहाँ पे, और वहाँ पर तो सीड बैंक है, टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन, वाटर सर्विंग, अमेरिकन स्प्रिंकल, स्विंग मशीनाइज्ड, फर्टिसाइड, जो मैकेनिकल जो मीन्स हैं जो रेसिड्यू करती है, सेव करती है पेस्टिसाइड क्रॉप्स के ऊपर, वो है। और पर हेक्टर यील्ड जो है उससे इम्प्रूव होता है। वो तो पंजाब की साइड, तो सिंध में ज़रा थोड़ा हमारा प्रोसीजर थोड़ा स्लो चला है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में जो है वो हमें असल चीज़ें मॉडर्न फार्मिंग जो है एग्रीकल्चर, उस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है इंशाल्लाह, और उस पर काम चल रहा है। और उस पर जो है सबसे ज़्यादा हमें जो है इस चीज़ पे है कि हमारे सिंध के जैसे कोर कमांडर सिंध हैं वो हैं, और हमारे SIFC के जो चीफ हैं, जनरल सरफराज जो हैं, वो पर्सनली इसको देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द में जल्द जो है ये हम यहीं पे हम देख लेते हैं कि जी जहाँ पर प्रिंस जाम साहब भी बात कर रहे हैं, तशामुल हक साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी मॉडर्न फार्मिंग की जानिब हमें जाना है। अब हम इस पे ये बात अगर कर लें कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की जो हम सीड प्रोडक्शन पे बात कर लें, हम देखते रहे कि इंडिया और इंडोनेशिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो वाला कुलिया इस्तेमाल किया और उससे उन्होंने इंक्रीज़ किया अपने लोकल प्रोडक्शन को, हाई यील्ड सीड्स को। हम वो कुलिया इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप क्या क्या चैलेंजेस देख रहे हैं कि हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, अपार्ट फ्रॉम दिस ये कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सब चीज़ें? देखिए, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि अब इस वक्त ज़रूरत हमारे जो है ना वो मॉडर्न मेथड जो है ना उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से सही मानों में ज़रिए इनकलाब मुल्क में लाया जाए। देखिए, आप सवाल कर रही थी कि पोटेंशियल कितना है और चैलेंज कितना है। देखिए, हम ना पोटेंशियल की तो कहते हैं इंतहा है, कोई मसला ही नहीं है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। असल चीज़ है कि पॉलिटिकल विल आपकी कितनी है, आप इस प्रोग्राम में ओनरशिप कितनी ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से आउट ऑफ द वे हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम ने, और मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं साथ, इन्होंने फैसला किया कि भी क्या वजह है कि आज भी हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर 23% हमारे GDP का है, लेकिन उस जिस हिसाब से हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा। देखिए, हमने एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी ये कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए, मैकेनाइज जो है ना वो फार्मिंग होनी चाहिए। कभी बात होती है जी इजिप्ट के साथ कॉर्पोरेट करने की बात होती है, जॉइंट वेंचर, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी किधर। लेकिन अभी हालिया दिनों में सही मानों में आप कह सकते हैं कि चाइना और सऊदी अरब के साथ जो माहदे हुए हैं ना, और इनिशियली जो कहा जा रहा है कि 10 लाख एकड़ जो ज़मीन ले ली गई इस काम के लिए, तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे आ गई है। अब मसला सिर्फ जो है वो पानी का है। देखिए, पंजाब के हद तक तो पानी आउट ऑफ दी वे जाके पंजाब ने सपोर्ट किया है। अब क्योंकि 7 नई नहरों की ज़रूरत है, वो इसके लिए रजिस्ट कर रहा है अपना क्या कहते हैं सिंध। कहा जा रहा है कि शायद उनके साथ भी कोई गिव एंड टेक करके तो मामले को हल कर लिया जाएगा। अब ना मेरा अपना ख्याल है, देखें, एक ज़माना था कि जब कहा जाता था कि जी ये बड़े बड़े हमारे जो ज़िम्मेदार हैं ना उनको सपोर्ट किया जाए, और आज तक हमने यही देखा है। ये आप देख लें, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने बड़े इस पे काम किए, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। नई नई वैरायटी उन्होंने निकाली, लेकिन हमें नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद आप देख लें ज़रूरी तरक्याती बैंक माजत के साथ आज भी बड़े बड़े लोगों को आप देखें, कभी बताया जाता है जी इस साल 2000 अरब से ज़्यादा कर्जे दिए जाएंगे, छोटे लोगों को कर्जे नहीं दिया जाते, छोटे किसानों को कर्जा नहीं दिया जा रहा। अब ना देखें, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 46% कल्टिवेटेड एरिया है पाकिस्तान में, बाकी सारा अनकल्टिवेटेड है। अब उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे, वक्त पे कंसेशन नहीं देंगे, छोटे किसानों को लोन नहीं देंगे, उनकी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल बात नहीं बनेगी। अब इस हवाले से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तो खड़ी है SIFC, वो एक बड़ी भरपूर सपोर्ट कर रही है, लेकिन मरकज़ में और सूबों के दरमियान इस हवाले से जितना कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा। बल्कि हम देख रहे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ना इस हवाले दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये हम ना देखें, पोटेंशियल की आप बात करती हैं। आज भी आप देख लें
हमारा कॉटन प्रोडक्शन में अब 5th नंबर पे दुनिया में है, मैंगोज़ में हम 4थे नंबर पे हैं। इसी तरह आप देख लें, हम जब चाहते हैं हमारा दयानतदारी से हमें सपोर्ट हुकूमतें देती हैं तो 30 मिलियन टन से ज़्यादा हम गंदम पैदा कर लेते हैं। अब यह कि ऊपर से अगर हमें प्रोटेक्शन मिले और पैटर्नाइज हुकूमतें करें जैसे SIFC कर रही है, तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत पोटेंशियल है। और अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया और ख़ास तौर पे जिसमें इंटरेस्ट हम चाइना और रशिया के देख रहे हैं, तो ये देख लें, अभी आप देख लें हम ना आपका ये हिंदुस्तान में आप देख लें, आखिरी बात करूं, वो वहाँ ईस्ट अपना जो पंजाब है वहाँ पे वो पूरे इंडिया को जनाब वो इतनी गंदम पैदा होती है, खिला रहे होते हैं। ईरानी बलोचिस्तान लहलाते खेत है हमारा, बिल्कुल आप देख रहे हैं जो बुरा हाल है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे एक तो पॉलिटिकल विल तो अपनी जगह है, जहाँ पे जो अब इंसेंटिव छोटे पॉलिटिकल विल की भी हमें वो करनी जाएगी, कमी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। प्रिंस जाम साहब आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो अभी सर भी बात कर रहे थे, अभी आजकल इशू हम देख रहे हैं कि वफाक और सूबा सिंध का जो उठा हुआ है वो यही, अगेन पीपल्स पार्टी एलाय ज़रूर है लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख रही है। वो कह रही है आप सिंध का पानी इस्तेमाल करें, ऑलरेडी यहाँ पानी की कमी है, कराची सफ़र कर रहा है, लेकिन 6 नहरें निकाली जा रही हैं। जबकि जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी है, कल उन्होंने बात करते हुए कहा कि पंजाब अपने हिस्से का पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, उससे कैनाल बना रहा है। इस पर आपका कॉमेंट मैं चाहूँगी कि ये रिजर्वेशंस जो सिंध की जानिब से की जा रही हैं ये किस हद तक ठीक है और इसके मसले का हल क्या है? देखिए, रिजर्वेशन जो अभी सिंध की तरफ से है उसका तो हल यही है कि मतलब ये चारों सूबे जो है बैठे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो है, जाहिर बात है वो कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना जी किसी एक सूबे के लिए जो है कि जी सिंध के लिए जो, क्योंकि सिंध में 2 नहरें निकलनी है, तो उस हिसाब से जो है कोई ऐसी बात तो उन्होंने कही नहीं है। ये हमें सिंध के जितने ज़मींदार हैं उनको बैठ के समझना होगा इस चीज़ को कि ये जो है ज़रूरियात हैं आज के दौर की। अब ये आप पॉलिटिकल, लेकिन जान साहब वो सिंध हुकूमत तो इल्ज़ाम लगाती है कि इरसा जो है ना वो 99 के अकॉर्ड पे अमल नहीं कर रहे, इसी तरह से और जो हमारे साथ मादे हैं पानी के हवाले से वो नहीं कर, वो तो इल्ज़ाम तराशी में लगी हुई सिंध हुकूमत। सर अब ये तो फिर ज़्यादा फिर पॉलिटिकल वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे हिसाब से इस वक्त सिंध गवर्नमेंट को इस चीज़ से ऊपर देखना चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान को देखना चाहिए और उनके जितने ज़मींदार हैं हमारे सिंध के उनको बैठ के खुद समझना चाहिए गवर्नमेंट का ऐसे कुछ नहीं है, ये असल चीज़ है ज़मींदारों की। अच्छा, अब ज़मींदारों की जो नुमाइंदगी है वो जो हमारे फार्मर्स जो पुराने वक्त के जो ज़मींदार हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और जो ज़्यादा बड़े ज़मींदार हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। गवर्नमेंट्स तो आपको पता है आज हैं कल नहीं है, कभी इनकी बनती है फेडरल गवर्नमेंट से, कभी नहीं बनती है, तो उस गवर्नमेंट के चक्कर में जो है सारा सिलसिला जो है ये, और ये हमें अब नई चीज़ें हमें ये पानी के हिसाब से ये करनी चाहिए। अब हम खुद फेवर में हैं क्योंकि मैं सिंध का एक सबसे पुराना ज़मींदार हूँ, मेरी फैमिली जो है जी। और वो वाली फैमिली है जिसके जो है उस ज़माने में जब पाकिस्तान बनने से पहले हम जो है ज़मींदार हैं, इंडिया से हम हिजरत करके आए और सारा एक सिलसिला था हमारा एक सिंध का। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो है ये सिंध गवर्नमेंट को इस वक्त जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के आराम से और इस चीज़ का मसला हल करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के खामखा जो है वो एक हम कोई काम अगर सिंध गवर्नमेंट का नहीं होता है तो फिर वो पानी का सिलसिला ले आते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। इस पे ये चीज़ नहीं चलेगी अब मेरे ख्याल में, और हमें आगे बढ़ना होगा। और आर्मी चीफ के इनिशिएटिव पे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पर्सनली, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो सारी मीटिंग्स खुद कंडक्ट कर रहे हैं और एक एक चीज़ को देख रहे हैं, और 1 या 2 आदमी नहीं देख रहे हैं, ये पूरी एक टीम्स हैं, चारों सूबों की जो है वो देख रही है, हर चीज़ कर रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, हम कहते हैं ना सिंध का पानी चोरी हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई साहब असल चीज़ ये है कि सिंध का पानी कोई चोरी वोरी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हमें विद इन अवर हाउस है, विद इन हमारे सिंध में ये प्रॉब्लम्स हैं कि जी हम एक दूसरे का पानी चोरी कर रहे हैं और एक दूसरे का पानी जो है बंद कर रहे हैं, एक दूसरे की नहरें बंद कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम, हम पहले अपने घर को सही करें। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है तो इसको कैश कराने की जरूरत है, और ये 23% GDP का हमारा ज़राअत जो है इसको हमें एक्सप्लोर करके इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जाम कायम साहब हमारे साथ मौजूद है इस मसले पर बात करने के। एहतशामुल हक साहब हमें अगले सेगमेंट के लिए भी ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और न्यूज़ स्टोरी। वेलकम बैक नाजरीन। सदर ट्रंप की जानिब से मुहाजिरीन प्रोग्राम की मुअत्तली
नई अमरीकी इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के रवाबित के लिए इम्तिहान बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के रेफ्यूजी प्रोग्राम के तहत 25,000 से ज़्यादा अफगान अमरीका आबाद किए जाने थे, जो कि वाशिंगटन की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। उनकी अक्सरियत अमरीकी फ़ौज या उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करती थी। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद मुल्क छोड़ने वाले ये अफगान चंद माह में अमरीका मुंतकिल किए जाने थे। 3.5 साल बाद भी इनकी मुंतकली का अमल शुरू नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई थी कि ये अफगान मुख्तलिफ तरीक़ों से अमरीका आबाद किए जाएंगे। ट्रंप के फैसले से हज़ारों अफगान मुश्किल में पड़ गए हैं, जिनकी आबादकारी मंजूर हो चुकी थी। इसी सिलसिले पर बात करते हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। रीज़न क्या थी कि हम पहले 3 साल तक एक्टिवली इस मामले को शायद देख नहीं पाए, और दूसरा ये कि अब आने वाले दिनों में क्या मामला किस जानिब जाएंगे, पाकिस्तान क्या करेगा इस सिलसिले में, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं। इस पर बात करते हैं। तशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उनके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? अब पाकिस्तान के पास एक तो पहली बात तो ये आ जाती है कि इस मामले को 3 साल जब बाइडन इंतज़ामिया ने यकीन दहानी तो कराई, क्या पाकिस्तान की जानिब से एक्टिवली डिप्लोमेसी नहीं की गई थी, देखा नहीं गया था कि इसको फौरी तौर पर करवा लिया जाए इस काम को? देखिए, अब ना मुझे ज़ाती तौर पे इस हवाले से बहुत कुछ पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिकन एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी यहाँ पे जितने अफ़गान यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके साथ वादा किया गया था कि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाएगा, यहाँ बड़े बड़े होटलों में उनको फैमिली समेत यहाँ रखा हुआ है, और दिन का 35 से 40 हज़ार रुपया जो है ना किराया एक एक कमरे का जो है ना वो होटल वसूल कर रहे हैं, और 3 साल से अमरीकी और बरतानिया जो है ना उसको पे करते चले जा रहे हैं। अब बज़ाहिर तो लगता है कि पॉलिटिकल एंगल है, वादा तो कर लिया गया था कि इनको वापस लिया जाएगा, क्योंकि वही सपोर्टर रहे हैं, इनकी हमायत से अमेरिका वहाँ पे जो है ना इतना अर्सा वहाँ पे रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्यों नहीं वापस जा रहे। देखें, एक तो वहाँ पे अमेरिका में अब ट्रंप के आने के बाद आप देख लें कि एक बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ जो ये मूव होती रही है, जिस अंदाज से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करती रही है, ये उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। एक तो वो दहशतगर्दी की बात करके कई हवालों से तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ये बात सपोर्ट करती है। वो कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस होगी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। वो मैक्सिको से जो लोग आते हैं और जाके क्रिमिनल चीज़ों में बातों में आके वो नुकसान पहुँचाते हैं अमेरिका को, उसको रोका जाएगा। तो अब सवाल ये कि इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब इसकी बड़े वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि ना ये पाकिस्तान तो पहले ही तंग आया हुआ है कि जितने अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस किया जाए, इसी वजह से हमारे ताल्लुकात भी उनसे ख़राब हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकियों ने ये किया हुआ है। लेकिन अच्छी बात है हमना कि जिस तरीके से हमने देखा है कि अफ़गान महाजरीन पिछले 40 बरसों से, जिसका हमें बहुत नुकसान भी हुआ कि उनको बाकायदा कैंपों में नहीं रखा गया, नतीजतन वो कहाँ से कहाँ चले गए, कारोबार उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश कर लिए, फिर क्राइम और ड्रग में भी इन्वॉल्व है। ये जो है ना इन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर जो रखा है, इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पर, इत्तलात ये हैं कि उनकी बड़ी सीरियस सर्विलेंस की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ये भुगत चुका है। लेकिन पाकिस्तान मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। अगरचे पाकिस्तान का इसमें उस तरह पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए एक बोझ तो है कि इनको जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहे, ये पॉलिटिकल फैसला है। बिल्कुल, अब इनकी जिम्मेदारी, ये आखिरी बात हम ना ये पॉलिटिकल फैसला देखना है कि ये अमरीकी इंतजामिया किस तरह करेगी। तवक्कुआत तो यही है कि इस हवाले से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के उन्होंने इतना डिले किया, ये ट्रंप साहब करेंगे नहीं करेंगे, और अगर नहीं करते तो क्या ये लोग वापस जाना चाहेंगे, ये वापस नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ा मसला है ना। वापस जाएंगे तो शाह साहब की जानिब ये बिल्कुल, ये शाह साहब उनकी वापसी तो मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए वहाँ पे हालात साजगार नहीं है, वो वहाँ वापस लौटना नहीं चाहेंगे। तो फिर अब इनकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा मसला बढ़ गया है। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में अब वो क्या ऑप्शंस इख्तियार करे, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान इस मामले पे कोई काम संजीदगी से करे, चूँकि जैसे ही हमने देखा कि 3 साल पहले, तो 3 साल से अगर इस मामले को लटकाया जा रहा था, तो डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए था कि भाई आगे जाके मामला मुख्तलिफ हो सकते हैं, ट्रंप की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, ट्रंप की पॉलिसी तो बिल्कुल मुख्तलिफ ये कि आप देखें एंटोनी ब्लिंकन ने इस चीज़ को अप्रूवल दी, और आपके मेरे ख्याल से जो इस वक्त मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन लोगों को सपोर्ट भी कर रही हैं, और उसका बड़ा रीज़न ये है कि ये अमेरिकन एलाइज थे। ये वो लोग थे जो कि अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते रहे, उनके लिए स्पाइंग करते रहे, मुख्तलिफ NGOs के अंदर काम करते रहे, सिक्योरिटी, और ज़्यादातर के जो लोग वो थे मेरे ख्याल से जो पढ़ा लिखा तबका था, जो ज़्यादातर इन्वॉल्व रहा है US और इंटरनेशनल कोलिशन को सपोर्ट करने में। तो लिहाजा उनके लिए अफगानिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं थी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, NGOs के लोग हैं, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंटेड लॉट है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 1,80,000 के करीब वहाँ से इवैक्यूएट हुए, कुछ जहाज़ों के जरिए चले गए।
अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि बाइडेन इंतजामिया और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो यूएस एम्बेसी है, उनकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग के औकात थे उसके अंदर इतना डिले होता रहा, इतनी हर्डल्स आती रही। इसके बाद एक और ऑप्शन ये दी गई, फिर ऐसे ममालिक जो दोस्त ममालिक समझे जाते हैं, कुछ का ये ऑप्शन था कि इनको कतर ले जाया जाए, लेकिन उस ऑप्शन के ऊपर भी गौर नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका वीज़ा प्रोसेसिंग और जो अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से या कॉन्सुलेट की जानिब से उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसकी वजह से ये बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें GIZ है, जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल भी है, जिसमें अमेरिका के अपने डायरेक्ट फंडिंग है, USAID की है, उनसे इनके तमाम अखराजात जो है वो उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ये लोग ना तो अफगानिस्तान जा सकते हैं। हाँ, एक थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर कोई तीसरा मुल्क को अपने यहाँ उनको जगह दे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। अमेरिका के अंदर जो लोगों से बात हुई है, शायद वो भी इनको एक ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि अगर ये लोग अपने मुल्क के खिलाफ स्पाइंग कर सकते थे तो ये अमेरिका के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान को डिच किया, पाकिस्तान को डिच किया, उस तरह उसने अपने एलाइज को भी डिच किया। और बहुत सारे ऐसे अमेरिकन सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में शादियाँ भी करते रहे और अब वो भी कंप्लेन करें कि उनकी फैमिलीज वहाँ पे फंसी हुई हैं। तो देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद एक एलिमेंट और है इसमें, जी मेरे ख्याल से किसी एक और एलिमेंट और भी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे पता है आमना के इस्लामाबाद में अमेरिका की और बरतानी की एम्बेसीज ने बाकी लोगों के लिए वीज़े डिले कर दिए थे कि जी हंगामी बुनियादों पे इन अफगान जो बशिंदे हैं इनके वीज़े प्रोसेस करके इनको भिजवाना है। और 90% से ज़्यादा इनके वीज़े जो है ना वो लग चुके हैं, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे लेने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया अमेरिका में। जी शाह साहब, जो मैं कंटिन्यू कर रहा था वो ये था कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़ाती तौर से मेरे जानने वाले हैं, जिनसे इंटरेक्शन रही है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, डेवलपमेंट साइड पे, जर्नलिस्टिक साइड पे। अब उनका जो मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका उनको डिच कर रहा है। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक इंटेंशनल जो अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी एक पॉलिसी थी कि इनको आने नहीं दिया जाए, बल्कि उनके लिए प्लान ये था कि इनको आप रीलोकेट करें किसी तीसरे मुल्क के अंदर, जिसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थे, UAE था, कतर था, सऊदी अरेबिया था। लेकिन वहाँ से भी मेरे ख्याल में जो ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा। अब यही वजह है कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हैंगिंग इन द बैलेंस है, क्योंकि वापसी इनकी मुश्किल है, वापस ही जा नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं। लेकिन ट्रंप इंतजामिया एहतशाम साहब इस सिलसिले में कोई गुंजाइश निकाल सकती है कि भाई ये जो रह गए हैं बाकी, चूंकि ये तो हम देख रहे थे ना, ये प्रोसेस पहले का हो चुका था, इस पर आपकी कमिटमेंट भी हो चुकी थी, तो कुछ गुंजाइश निकाल सकती है अपनी इस जो मुअत्तली वाला प्रोग्राम इन्होंने किया इस फैसले पर? देखिए, हम ना ये उनकी सिविल सोसाइटी या उनका मीडिया ये दबाव डाल सकता है, या किसी हद तक कांग्रेस में दोनों हाउसेज हैं वहाँ पे भी इस तरह की बातें होती रहती हैं कि जी इनको लाया जाए। अब सवाल तो ये कि अब ये फ़ैसला तो हुकूमत वक्त जो है अमेरिका की उसको करना चाहिए ना, पहले तो नहीं हुआ। बज़ाहिर मुझे तो लगता है कि इसमें आमना कोई इतनी आसानी के साथ ये ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। ये 25 से 30 हज़ार लोग तो स्पेशली हैं, जिन लोगों के शायद इससे भी ज़्यादा तादाद है, ये लोग बैठे हुए हैं जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। और जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि जी ये हमारे लिए एक नया सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना पैदा करें, क्योंकि हिस्ट्री यही बता रही है कि जहाँ जहाँ गए हैं उनके लिए मसाइल पैदा किए हैं, चाहे ईरान में हो, चाहे सेंट्रल एशिया में हो, पाकिस्तान में हो। ईरान में थोड़ा मसला कम रहा क्योंकि ईरान ने डे 1 से इनको कैंपों में रखा था, कैंपों से बाहर नहीं जाने दिया। नतीजतन वहाँ पे आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी और ड्रग्स वो मामला नहीं हुआ। यही हमारा तो एक्सपीरियंस यही है कि हम जान छुड़ाना चाहते हैं कि यहाँ से जाएं, लेकिन ये फैसला अमरीकियों ने करना है। अब क्योंकि वो पैसा भी खुद दे रहे हैं, उनकी एजेंसीज भी, यूनाइटेड नेशन भी मॉनिटर कर रहा है, यूनाइटेड नेशन भी ये बार बार उनको कह चुका है कि जी ये आपकी लाइबिलिटी है, आपने अंडरटेकिंग दी थी, वादे किए थे, इनको लिया जाए, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे। तो नतीजतन शायद बहुत से हवालों से जहाँ अमना और पाकिस्तान के मसाइल हैं उनमें एक शायद ये भी मसला एक मुस्तकिल तौर पर हमारे सर पर रहेगा। थैंक यू सो मच एहतशामुल हक साहब, इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब अगली स्टोरी के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर लेते हैं कुरम की। कुरम एजेंसी में सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। इमदादी सामान के काफिले पारा चनार के लिए रवाना कर दिए गए। लोअर कुरम के इलाके बगन में सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन की तकमील के हवाले से सरकारी ज़राए का ये कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान कबायली मशरान और अवाम ने भरपूर ताउन किया। ऑपरेशन की कामयाब तकमील के दौरान भारी तादाद में असलहा मिला है, जिसे सरकारी तहवील में ले लिया गया है।
बगन में 19 से 21 जनवरी तक ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर सर्च एंड क्लियर जो ऑपरेशन है, क्लियरेंस ऑपरेशन, वो किया। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर आइंदा भी अमन माहिदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। ये इस हवाले से जो हमारे सामने सिचुएशन आई है। अब ये जो ऑपरेशन के बाद किस हद तक अमन वहाँ पर कायम होगा और क्या मामला अभी फ़िलहाल वहाँ के जो हालात हैं वो क्या है, इस पर बात करने के लिए हमें ज़ाहिर शाह शराजी साहब तज्ज़ियाकार उन्होंने भी ज्वाइन किए। उनके साथ साथ हमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब ने भी ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग द शो। आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी मैं। सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ मैं शाह साहब, ये फ़िलहाल वहाँ पर क्या सिचुएशन है करंटली, ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि ये जो रोड्स की क्या सूरत हाल है। वो कहा जा रहा था, इतलात ये थी कि अभी भी बंद है वहाँ पर, तो बताइएगा वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो अनासर जो कि अमन माहदे को मानने वाले नहीं थे और बारहा कबायली रहनुमाओं के ज़रिए उनसे बात करने के बावजूद ना वो बंकर्स ख़त्म कर रहे थे, ना वो असला जमा करा रहे थे। तो एक फुल फ्लैज ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, साथ साथ गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पे हाइट्स के ऊपर हैं जिनके बंकर्स बनाए गए हैं, वहाँ से ये मुख्तलिफ औकात में उस अमन मुआहदे के बाद मुसाफिर गाड़ियों को भी निशाना बनाते रहे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कर्फ्यू नाफिज है इस एरिया के अंदर, खासतौर पर जो लोअर कोरम और सेंट्रल कोरम के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे ये ऑपरेशन जारी है। और जो सिक्योरिटी ज़रा है उनका ये कहना है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, तमाम उन अनासर के खिलाफ जो कि हुकूमती रेट तस्लीम करने से इनकार करते हैं, भारी असला जो है वो सरेंडर करने से इनकार करें। इसमें जो अहम नुकता है, देखिए ये मामला बेशक कबायली जंग है, यहाँ पे लैंड का मामला है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, साथ साथ जो जायदाद के तनाज़ात है, लेकिन इसको एक खतरनाक हद तक जो है वो सेक्टेरियन रंग दिया गया है। और उसकी वजह यह है कि लोअर और सेंट्रल कोरम के जो कुछ इलाके हैं वो सेंट्रल कोरम खास तौर पर अफगानिस्तान के 3 सूबों के साथ कनेक्ट होता है, पक्तिया, पक्तिका, पोस्ट। और जो गैर मुल्की दहशतगर्द अनासर थे वो यहाँ पे हालात को मज़ीद ख़राब कर रहे थे, जिसके खिलाफ एक फुल फ्लैज ऑपरेशन किया गया जिसमें सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी उन्होंने एक कलेक्टिव ऑपरेशन लॉन्च किया। अब अहम नुकता ये है कि जो बंकर्स हैं उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। जो दहशतगर्द इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर मुलविस हैं उनको हैंड ओवर करने का मुतालबा किया जा रहा है। और साथ साथ जो भारी असला है वो जब तक हुकूमत के पास जमा नहीं होता तो रूट काज है यहाँ पे इस वायलेंस को फैलाने के लिए। और एक आखिरी चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है, ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड किया जा रहा है, किसी खास तबके के खिलाफ नहीं है, किसी खास सेक्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपर कुरम के इलाके जहाँ पर इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि शरपसंद हैं, जो मसाइल ख़राब कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो तेरी मंगल का इलाका है उसको ब्लॉक किया हुआ है, उनके खिलाफ भी जो है वो ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। जहाँ जहाँ भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फील करेंगी कि यहाँ पे जो है अमन और अमान के मसाइल बेहतर नहीं हो रहे, हम इस वक्त जी ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही है ताकि अमन और अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जा सके। कमर साहब आपकी जानिब आऊँगी, आप ये किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक पीस डील हुई उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हुए जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भाई दोबारा अटैक्स शुरू हो गए और फिर ये ऑपरेशन तक मामला पहुँचे। देर पा हल क्या होगा इस मसले का? देखिए अब ये देखें ना, बड़ी तादाद में जो एक तो पहले वहाँ पे हथियार बहुत ज़्यादा हैं, वेपन्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर आपको पता है कि जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर भी बहुत सारी वेपनरी मौजूद है और वो भी कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल कर रही है, पाकिस्तान में भी वो आ रही है, वो टीटीपी के हाथ में भी चल रही है, वो दहशतगर्द ग्रुपों को भी, वो बहुत सारे और लोगों में। और तीसरी मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी क्या जॉब है? क्या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने एक इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हमने हर चीज़ फ़ौज पर डालनी है, हर चीज़ को फ़ौज की तरफ छोड़ देना है? शहरों में जाएंगे तो फ़ौज आएगी, शहरों में आप देखें ना, इस्लामाबाद में धरने होते हैं जी, फ़ौज को बुलाएं जी, रेड जोन की सिक्योरिटी करनी है। आपने कहीं और काम करना है, कराची में जी फ़ौज आए जी, बलोचिस्तान में जी फ़ौज आए जी, करम में जी फ़ौज आए। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक ये चीज़ें की जाएंगी, कब तक हम इसी तरह जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिलीवर नहीं करेगी। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर नहीं करेगी तो तब फिर हालात मजीद ख़राब होंगे। मेरा ख्याल है ओनरशिप लेने की ज़रूरत है, जिस इलाके में जहाँ जहाँ की जो हुकूमतें हैं उनको ओनरशिप लेनी चाहिए। अगर वो ओनरशिप नहीं लेते और इसी तरह चीज़ें वो गैंगस्टर्स पे छोड़ देते हैं, ऐसे ग्रुप्स पे छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों पे छोड़ देते हैं
जो खुद बेनिफिशियरी हैं इस लॉलेसनेस के, इस बैड गवर्नेंस के और इलीगल जो जिसे बोलते हैं ना स्मगलिंग हो रही है, जब तक ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं करते, मैं समझता हूँ कि हम लोग जो लोग वोट लेके आए हैं वो अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। एक तरफ वोट लेते हैं कि हम आपकी जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ अमन लेके आएंगे, वोट भी लेके आते हैं, डिलीवर भी नहीं करते, और बजाय इसके के लिए उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा करें, उनकी मुश्किलात जो हम बढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक इस पे काम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साथ ही साथ ज़ाहिर शाह शहराजी साहब मौजूद थे, कमर चीफ उन्होंने किया, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। और हम ये होप करते हैं कि और विश करते हैं कि वहाँ पर जो है अमन कायम हो, वहाँ के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो वहाँ पर बहाल हो, रिस्टोर हो जल्द अज जल्द। अब हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं जो कि हमसाया मुल्क भारत से है। भारतीय अदालतें नाजरीन ज़्यादती का शिकार ख़वातीन को इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गई हैं। मोदी सरकार के दौर में भारत की माएँ, बहनें और बेटियाँ अपने ही मुहाफ़िज़ों के हाथों लुटने लगी हैं। भारत में ख़वातीन मुसलसल जिनसी ज़्यादती और इस्तेहसाल का शिकार हो रही हैं। भारत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ रेप सबसे आम जुर्म है। बैनुल-अक़वामी मीडिया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2021 की जो सालाना रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मुल्क भर में इस्मत दरी के 31,677 केसेस दर्ज हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 31 साला डॉक्टर से ज़्यादती के इंसानियत सोज वाक़े के बाद ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया। भारतीय पुलिस एहलकार संजय राय को खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। भारतीय कोर्ट की जानिब से कहा गया कि संजय राय का जुर्म इतना संगीन नहीं कि उसे सज़ाए मौत दी जाए। दरिंदा सिर्फ संजय राय को दी जाने वाली सज़ा ये बात साबित करती है कि भारतीय अदलिया ऐसे मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। संजय राय के जुर्म की तहकीकात इसी इदारे से करवाना उसे रिलीफ देने के बराबर है। केस का फैसला सुनाने वाले जज अनिर्बन दास ने कहा कि ये मुख्तलिफ केस नहीं है जिस पर मुजरिम को सज़ाए मौत दे दी जाए। जज के रिमार्क से अंदाज़ा होता है कि भारतीय आला अदलिया किस कदर इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुकी है। कोलकाता रेप केस से कबल नरभिया रेप केस 2012 ने भी भारत की साख को हिला कर रख दिया था। इस वाक़े के बाद भी भारत में शदीद हमने देखा कि प्रोटेस्ट वहाँ पर किए गए। ख़वातीन और वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्होंने बिलखसूस भारत में होने वाले ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात, हलाकत और फिर उनका मजाक उड़ाने पर आवाज़ बुलंद की। और इसकी ज़रूरत भी है कि इस मामले को बारहा वहाँ पर उठाया जाए, इस मसले का हल निकल सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त लेंगे, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।